हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग लेक्चर 7 स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग अब तक इंडियन ज्योग्राफी में ये दोनों सेगमेंट्स खत्म कर चुके हैं और आज हमारा यहाँ तक पूरा खत्म हो जाएगा। हाइड्रोस्फीयर आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ये पहले कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आप देखेंगे तो एक मिसलेनियस है जो वर्ल्ड मैपिंग आपको देख लिए होंगे, स्टार्ट हो गया है चैनल पर। फिर हम लोग वापस से इस लेक्चर के बाद इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर आ जाएंगे। 3 लेक्चर इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर लिया जाएगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है। लेक्चर 7 में अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, कंप्लीट हाइड्रोस्फीयर जो है ना उसको A to Z कंप्लीट करने वाले हैं। वाटर जहां भी कहीं भी किसी फॉर्म में है वो सब कुछ बेसिक कुछ कुछ जानकारी अगर हम पहले ले लें उससे ना, तो आप पहले तो ये देखिए कि हम जब अर्थ की बात करते हैं ना तो अर्थ में कितना पानी है। तो हम लोग कहते हैं कि अबाउट 2/3 या फिर कहीं कहीं आपको 70% दिखेगा। ऑप्शन में कुछ भी दिखे तो सही मार दीजिएगा, ठीक है। आपका ओशियन है अर्थ में। और आप देखेंगे तो अर्थ को ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। अर्थ को ब्लू प्लेनेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्लू कलर पानी से डिनोटेड है। अब एक बात समझिएगा, अगर आता है कि वाटर का कलर क्या है, तो अगर आप लेस अमाउंट ऑफ वाटर देखेंगे ना तो आपको वो ट्रांसपेरेंट दिखेगा, ठीक है। पर जब भी आप सी या फिर ओशियंस को देखते हैं ना तो उनमें क्या टेंडेंसी है कि जैसे मान लीजिए, पहले एक नॉर्मल चीज समझो कि अगर मान लो तुम्हारे पास यहाँ पर एक रेड कलर का बॉक्स रखा हुआ है, तो तुमको जब यहां से तुम अपने आंख से देख रहे हो तो तुमको ये रेड कलर क्यों दिख रहा है? तुमको ये रेड कलर इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये रेड बॉक्स जो है, रेड के अलावा जितने भी कलर थे, मान लो हम इस हिसाब से अगर देख रहे हैं ना, तो ये जितने कलर्स थे ना इन सब कलर को ये एब्जॉर्ब कर दिया, सोख लिया, और केवल रेड को वापस छोड़ा। तो जो वापस रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारे पास आया है ना, वो रेड तुमको दिख रहा है। इसी तरीके से जब हम ओशियन की बात करते हैं कि ओशियन का कलर ब्लू है, वो हम ब्लू इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि रेड स्पेक्ट्रम वाले, मतलब उस वाले पार्ट का जितना कलर है ना, वाटर अपने आप एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो ब्लू कलर है वो वापस रिफ्लेक्ट कर देता है, वो रिफ्लेक्ट करके स्कैटर होकर के आपके पास आ जाता है। ठीक है, याद रहेगा, बढ़िया। तो अब यहाँ पर आ जाओ। तो एक तो हमको समझ में आ गया कि अच्छा कलर का क्या है, कि लाल है क्योंकि मतलब लाल एब्जॉर्ब कर लेता है तो ब्लू हो जाएगा। कॉम्पोजिशन ऑन अर्थ, अर्थ में कितना पानी कहाँ है बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले एक ये देख लेते हैं कि सबसे अधिक पानी कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में। उसके बाद कहाँ पर है, अटलांटिक में। और उसके बाद अपना हिंद महासागर में। एक और सवाल पूछता है कि कौन सा ऐसा ओशियन है जो कि एस आकार का है, तो अटलांटिक ओशन पे टिक मार लीजिएगा। अभी हम लोग जब ओशियन करंट पढ़ेंगे तो ये दिख जाएगा विजिबली, ठीक है। अब ये जो सेगमेंट है ना, ये कंफ्यूजिंग भी है और इंपॉर्टेंट भी है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार ना अलग से यहाँ पर पहले एक बार देखने की कोशिश करते हैं। एक चीज हमको पता है कि लगभग 70% पानी है अर्थ में। इस 70% में अब कौन कौन चीज कहाँ कहाँ है वो देखोगे तो लगभग 96.5% या फिर जिसको आप 97% बोल सकते हैं, वो आपका ओशियन में, जो भी आप देखें ना, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, वो सब, ठीक है। जो पानी बच गया ना उसमें से लगभग 2.5% है जिसको बोलते हैं फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर ही वो पानी है जो आप पी सकते हैं। इस फ्रेश वाटर का लगभग 70% जो है वो ग्लेशियर में है, और जो 30% है वो पानी जमीन के अंदर है, ग्राउंड वाटर। सबसे पहला सवाल आपको यहीं पर मिल जाएगा कि ये ग्राउंड वाटर और ग्लेशियर में आपको ये पता रखना है कि ग्राउंड वाटर कम है, 30% है। और फिर इनके अलावा 1% जो बचा वो आपका आता है सरफेस वाटर। और जब सरफेस वाटर को आप ब्रेक करेंगे ना तो आपको दिखेगा कि एक है जिसको बोलते हैं ग्राउंड आइस। ग्राउंड आइस का मतलब क्या हुआ कि जमीन पर जो आपको बर्फ दिख रहा है या फिर जो परमाफ्रॉस्ट है, आप देखेंगे ना तो परमाफ्रॉस्ट क्या है कि आप देखेंगे कि जमीन जो है उसी पे आप देखेंगे बर्फ जमा हुआ है, उसको बोलते हैं। तो उसमें आपको 70% लगभग ये मिल जाएगा, 20% आपको लेक मिल जाएगा, और बाकी सब। तो अब है कि हमको याद क्या क्या करना है। तो उसके लिए सिंपल यहाँ पर आओ और दो चीज बस याद रखो। एक याद रखना इससे, आईजीएल, इंडियाज गॉट लेजेंड से याद कर सकते हो। क्या याद रखना है, सबसे अधिक आपको आइस कैप मिलेगा, बिल्कुल यहाँ दिख रहा है। उसके बाद ग्राउंड वाटर दिखे मिलेगा, बिल्कुल उस उसी जी से दो है, ठीक है। फिर ग्राउंड आइस है, इसी ग्राउंड आइस को आप परमाफ्रॉस्ट भी बोलते हैं। और फिर आपको लेक मिलेगा। इतना याद कर लोगे तो इस सेगमेंट से जितना सवाल आएगा ना, मैक्सिमम सवाल तुम्हारा निकल जाएगा कि पहले आइस कैप है, फिर ग्राउंड वाटर है,
फिर लेक आता है IGL। और दूसरा एक चीज आपको याद रखना है SAR, सार। सार से क्या है कि सबसे पहले सॉइल, मतलब सबसे अधिक सॉइल में है, फिर एटमॉस्फेयर में है, फिर रिवर में है। अगर कभी भी एग्जाम में सवाल आएगा ना, तो तुम जब इमेजिन करना चाहोगे तो तुमको हमेशा लगेगा कि रिवर में तो इतना पानी रहता है, रिवर में तो बहुत पानी फील होगा ना तुमको, पर जबकि सॉइल में तो कम होता होगा। ये फील होता है हम लोग को, इसी के चलते हम बस यहाँ पर ये चीज कहें। ये चीज को अगर याद रख लोगे तो फिर तुम ये छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। IGL याद कर लेना है, आइस कैप, ग्राउंड वाटर, आइस और लेक्स। फिर SAR से आपको सॉइल, फिर उसके बाद एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में कैसे है, मॉइस्चर के फॉर्म में, क्लाउड्स, इस टाइप से, ठीक है। और आपका रिवर हो गया उसके बाद। क्लियर है, इतना याद रहेगा। एक सवाल देखो यहाँ पर क्या है, the amount of water in rivers and lake is more than that of groundwater। रिवर इतना कम, मतलब पॉइंट में है, प्लस लेक कोई इज्जत ही नहीं है, उसको किससे करवा रहा है, ग्राउंड वाटर से। बाप रे, ग्राउंड वाटर देखो कितना था, 30% था। इसका मतलब है कि ये गलत हो गया। दूसरा क्या है, द अमाउंट ऑफ वाटर इन द पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर इज मोर देन दैट ऑफ ग्राउंड वाटर। पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर, पोलर आइस कैप है और ग्राउंड वाटर, क्या बोल रहा है ये कि अमाउंट इतना इज मोर देन ग्राउंड वाटर। बिल्कुल, ये 68% है, ये 30% है, तो ये सही हो गया। पूछा है कि करेक्ट कौन सा है, तो 2 ओनली। कुल मिलाकर के याद क्या रखोगे, इंडियाज गॉट लेटेंट, IGL, आई से आइस कैप, जी से ग्राउंड वाटर, और फिर उसके बाद ग्राउंड आइस जिसको परमाफ्रॉस्ट भी बोला जाता है, L से लेक, और एक SAR याद रख लेना। SAR क्या है, सॉइल, उसके बाद एटमॉस्फेयर, उसके बाद रिवर, ठीक है। काम खत्म। एक सवाल आ जाएगा एग्जाम में, अभी खड़ाक से बन जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या देखते हैं, रिलीफ ऑफ ओशियन फ्लोर। रिलीफ ऑफ ओशियन फ्लोर का मतलब क्या हुआ ना कि जो, जैसे हम लोग जब पहला लेक्चर तुम पढ़े होगे तो उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि एक होता है यहाँ पर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, उसके बगल में हम लोग क्या देखते थे, ओशियनिक क्रस्ट। तो इसी ओशियनिक क्रस्ट के अंदर क्या क्या कैसा रिलीफ है, कहाँ उसके अंदर कहाँ पर्वत है, उसके अंदर कहाँ गड्ढा है, उसके अंदर कहाँ रिज है, वो सबको हम लोग बोलते हैं। अभी हम लोग उसको रिलीफ को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सवाल क्या आता है इसमें, कुछ कुछ ही सवाल आएगा। पहला तो तुमको ये पता होना चाहिए कि ऑर्डर क्या है, तो उसके लिए कैसे याद करोगे, सुशांत सिंह राजपूत, SSR। क्या है SSR, सिंपल, S से हो जाएगा आपका शेल्फ, सेल्फ के बाद आता है स्लोप, और फिर आ जाता है राइज। अब सेल्फ और स्लोप में अगर कंफ्यूजन हो ना, तो याद रखना अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे चलो। अल्फाबेटिकल कैसे हम लोग स्कूल में देखते थे कि अगर किसी का नाम अभिषेक है और किसी का नाम अमन है, तो ये पहला आता था, ये दूसरा आता था। क्यों, क्योंकि ए तो आ गया 1 1, पर बी पहले आता है M से। सेम उसी टाइप से आप यहाँ पर देखिए, ABCDEFGHIJKL, है ना। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर चला दो, तो इसमें कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पहले सेल्फ आएगा, फिर स्लोप आएगा, और बाकी अगर देख के विजुअलाइज कर लो तो फिर ये सब का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो क्या देखें हम लोग कि आपका आ गया, पहले आएगा सेल्फ, उसके बाद आएगा स्लोप, उसके बाद आता है कॉन्टिनेंटल राइज। कॉन्टिनेंटल राइज क्या है, कॉन्टिनेंटल राइज कुछ नहीं है भाई, सिंपल सा बस इतना समझो कि जब कोई रिवर आया मान लो, है ना, और आ करके अपना सेडिमेंट इधर गिराया ना, तो वो एबाइसल प्लेन के ऊपर धीरे धीरे, मतलब जब वो स्लोप से होके गिरता है ना और एबाइसल प्लेन के पास जाकर के जमता है, उसी को कॉन्टिनेंटल राइज बोलते हैं, ठीक है। काम का चीज बस SSR है, इतना कर लिए, काम खत्म, ठीक है। फिर आपको दिख गया ओशियनिक ट्रेंच। अब आपको ट्रेंच के बारे में अगर याद हो तो हम लोग पहला लेक्चर में डिस्कस किए हैं कि ट्रेंच कब बनता है। ट्रेंच तब बनता है व्हेन देयर इज अ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। क्यों, क्योंकि ओशियनिक वाला एकदम नीचे धंस जाता है और कॉन्टिनेंटल ऐसे रहता है, तो यहाँ पर आकर के आपको एक ट्रेंच मिलेगा। पहले हम लोग सब डिस्कस किए हुए हैं कौन सा ट्रेंच कहाँ है, मरियाना ट्रेंच, चैलेंजर डीप, सब किया हुआ है, ठीक है। ये याद रखेंगे कि मैक्सिमम ट्रेंच कहाँ पाया जाता है, तो पैसिफिक ओशियन में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है पता है हम लोगों को, रिंग ऑफ फायर बढ़िया से डिस्कस किए हुए हैं, उसके PYQs भी बनाए हुए हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो अब दो चीज आपको सेल्फ के बारे में याद रखना है। सबसे पहला तो क्या है सेल्फ ना, देखो जो आपको कॉन्टिनेंट दिखता है ना, अब मान लो यहाँ तक ऐसे कॉन्टिनेंट था, ठीक है, एग्जाम्पल मानना कि यहाँ पर कॉन्टिनेंट था, यहाँ पर पानी था। अब देखिएगा आप ना, तो एब्रप्टली तो कुछ बदल नहीं रहा है ना, धीरे धीरे ही वो पानी में धंसा ना। तो ये धीरे धीरे वाला पार्ट है ना, मतलब एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ आपका जो कॉन्टिनेंट है, जो पानी के अंदर चला गया, समुद्र के अंदर चला गया, उसी को सेल्फ बोलते हैं, ठीक है। और याद क्या रखना है अपने को कि जैसे चिली हो गया या सुमत्रा हो गया, ये अब तक पूछा नहीं है पर एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से समझाया गया है, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पर डाले हैं कि सुमत्रा और चिली जैसे हो गया ना, इनका जो सेल्फ होता है बहुत नैरो होता है। अब समझो नैरो क्यों होता है, उसका सेल्फ नैरो इसलिए होता है ना,
क्योंकि आप उसके बगल में देखेंगे ना, जैसे मान लीजिए आप चिली देख रहे हैं, ठीक है, ये मान लीजिए आपका इस टाइप का हो गया आपका साउथ अमेरिका, बड़ा खराब बना पर ठीक है। तो अब यहाँ पर जो जब आप देखेंगे ना कि चिली वाला पार्ट जब देखिएगा, तो अब आप देखेंगे कि इन दोनों के पास आपको कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री मिलेगा। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है तो एक चीज एक उठा हुआ रहेगा, इसीलिए आप देखेंगे कि सडन वहां पर टूट गया। तो इनके पीछे बहुत नैरो होता है, मतलब धीरे धीरे से नहीं आता, डायरेक्ट ऐसे आ जाता है। और वहीं साइबेरिया में आप देखेंगे तो लगभग 1400 किलोमीटर, बहुत चौड़ा सा एकदम, बहुत दूर तक सेल्फ है। तो ये याद रखना कि सेल्फ नैरो भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, एग्जाम्पल लेके याद कर लो। स्लोप क्या है, कुछ नहीं है, जोड़ता है सेल्फ को बेसिन से। दिख ही रहा है हम लोग को, ये जो पार्ट है ये बेसिन, इसी को प्लेन बोलते हैं, एबिसल प्लेन बोलते हैं या फिर बेसिन बोलो, उसको सेल्फ से जोड़ता है, वही स्लोप है। याद क्या रखना है अपने को कि जो सबमरीन कैनोन होता है, यानी कि पनडुब्बी घाटियां, वो यहीं पाई जाती हैं। पनडुब्बी घाटियां क्या होती हैं, जैसे ऐसे ऐसे देखोगे ना, अब मान लो उधर से नदी आ रहा था, नदी आया अपने साथ सेडिमेंट, जिसको बोलते हैं बालू मिट्टी पत्थर लेकर के आ रहा था, तो वो यहाँ पर थोड़ा गहरा कर देता है और फिर धीरे धीरे आकर के आप देखिएगा तो राइज के पास जो बचा थोड़ा बहुत गिरा कर चला जाएगा। तो जो, समझ गए, जो नदी आती है ना, तो नदी जो गहरा धार बनाती है ना, उसी को बोलते हैं सबमरीन कैनन। ये डीप वैली की तरह है, मतलब जैसे नहीं हम लोग घाटी देखते हैं, उस वैसे घाटी की तरह है, पर वो समुद्र के अंदर है। तो अगर सवाल आता है कि सबमरीन कैनन इज अ फीचर ऑफ, तो याद रखना सेल्फ का नहीं है, स्लोप का है। अब तक पूछा नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में बताया गया है। अंदर उस, और जैसे एक बार पानी के अंदर पहुंच गए तुम, तो पानी के अंदर ही तुमको मिलेगा दो चीज। अगर जो टॉप है, मतलब वो पॉइंटेड टॉप है, अगर वो पॉइंटेड टॉप है तो वो माउंटेन की तरह है, तो सी माउंट। और अगर ऐसे फ्लैट है तो उसको याद रखना ये गुआउट है। कुल मिलाकर के बस इतना याद रखना कि सी माउंट और गियोट क्या होता है, वो एक तरह का रिलीफ फीचर है, कहाँ का, ओशियन का। बढ़िया, ठीक है, ठीक है, काम खत्म हो गया इसमें, इधर कुछ है नहीं काम का। अब आ जाओ टेम्परेचर प्रोफाइल ऑफ ओशियन। टेम्परेचर प्रोफाइल ऑफ ओशियन के बारे में देखो बताएं ना, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सा फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है टेम्परेचर को। अब अक्षांश के बारे में अगर आप देखेंगे तो हमको पता है ना कि अगर 0 डिग्री है, कहीं 20 डिग्री है, कहीं 40 डिग्री है, तो आप मतलब इस वाले पार्ट को, ट्रॉपिकल पार्ट को देखिएगा तो ट्रॉपिकल पार्ट वार्म होता है, हमको पता है। और जब आप मान लो पोलर की तरफ जाइएगा तो पोलर फॉर्म जो है वो कोल्ड होता है। तो वही है, लैटिट्यूड है, क्यों, क्योंकि सूर्य का ज्यादा किरण इधर डालता है। प्रिवेलिंग विंड, विंड से भी फर्क पड़ता है। ये कैसे, आप ना एक बार सोचो, मान लो इसे, ये वर्ल्ड मैप है। अब क्या हो रहा है कि यहां पर मान लो गर्म पानी है, अब विंड, ट्रेड विंड इस टाइप का चल रहा है, तो ये क्या करेगा ना, सरफेस वाला गर्म पानी को इधर लेकर के आ जाएगा। अब ये इधर लेकर के आया तो ये गर्म हो गया, नीचे से पानी उठा तो ये ठंडा हो गया। तो अब देखिए टेम्परेचर बदल जाएगा। तो हवा से भी, पूरा ओशियन करंट का कॉन्सेप्ट ही तो इसी पे है ना। तो ये हम लोग को याद रखना है कि विंड से भी होता है। लैंड प्रेजेंस सबको पता है कि मान लो ये लैंड है, इसके बगल में मान लो यहाँ पर ओशियन है, तो अगर लैंड गर्म होगा, और जबकि आप देखेंगे तो लैंड जल्दी गर्म हो जाता है, जमीन जल्दी गर्म हो जाता है, तो वो अपने बगल वाले ओशियन, ये वाला जो सेगमेंट है ना, यहाँ पर ज्यादा गर्म रहेगा, और वहीं जब कोई इधर देखेगा तो उधर उसको कोल्ड मिलेगा, है ना। तो लैंड से भी फर्क पड़ता है। ओशियन करंट तो हमको पता ही है कि वो बहा के लेके चल जाएगा, तो होगा ही। अब बात करें टेम्परेचर प्रोफाइल के बारे में ना, तो एक टर्म है थर्मोक्लाइन। अब देखो ये सब अब तक पूछा नहीं गया, लेकिन पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया से समझाया गया है ये सब। टेम्परेचर प्रोफाइल समझने से पहले ना एक थर्मोक्लाइन के बारे में समझते हैं। थर्मोक्लाइन क्या है, थर्मोक्लाइन वो है कि जब भी आप मान लो समुद्र का तापमान नापते हैं ना, जब हम समुद्र का तापमान नापते हैं तो एक मतलब हिस्सा ऐसा आता है जब टेम्परेचर भयानक तेजी से गिरता है। मान लो सरफेस पे था, सरफेस पे एकदम गर्म है, क्यों, क्योंकि सूर्य का रोशनी आ रहा है, बहुत बढ़िया। जब नीचे आओगे और एकदम नीचे आ गए तो एकदम ठंडा है। तो इनके बीच में जब आप देखेंगे ना, टेम्परेचर मान लो जैसे धीरे धीरे गिर रहा है, ठीक है, तो ये जो बीच वाला पार्ट है ना, लगभग 500 से 1000 मीटर का, जिसमें सबसे ज्यादा तापमान में चेंज आता है, उसी को थर्मोक्लाइन बोलते हैं, ठीक है। और वहीं जब आप देखेंगे ना, हम लोग सॉल्ट का पढ़ते हैं कि सैलिनिटी का क्या फर्क आता है, कि आप सरफेस पर देखिएगा तो आपको, क्योंकि बारिश भी हो रही है, नदी का पानी भी आ रहा है, तो कम सॉल्ट होता है। आप नीचे आइएगा तो आपको अधिक सॉल्ट मिलेगा। तो अब उसका भी, जब आप सैलिनिटी का भी ग्राफ बनाएंगे ना, तो बीच में जो आता है उसको बोलते हैं हेलोक्लाइन, ठीक है। हेलो याद रखना सॉल्ट से, थर्मो याद रखो तापमान से। तो अब टेम्परेचर प्रोफाइल के बारे में अगर पूछ दिया तो ध्यान रखना 3 लेयर में बंटता है, और 500 से 1000 मीटर के बीच में। अब ये 500 से 1000 है, सवाल में मान लो 400 से 1000 बोल दिया, तो गलत मत कर देना, लगभग लगभग समझो। 500 से 1000 एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो वो आपका थर्मोक्लाइन है, ठीक है, याद रहेगा। इसमें कुछ अब है नहीं। अब आ जाओ क्या है भाई, सैलिनिटी पर। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से इस लेक्चर का यही है। सैलिनिटी बताने से पहले ना कुछ कुछ चीज अलग से हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे।
एक सेकंड, रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है। सैलिनिटी का दो तीन चीज पहले अगर बोलें कि सैलिनिटी है, होता क्या है, मतलब सैलिनिटी मापा कैसे जाता है, तो याद रखना सैलिनिटी मापने का क्या है, कितना ग्राम सॉल्ट है बाय 1000 ग्राम आपका पानी का। ठीक है, वेट से हो रहा है ना, वेट से हो रहा है, बहुत बढ़िया। दूसरा चीज, हाँ वेट बोलो या फिर बेटर रहेगा मास बोलना। ठीक है, अब दूसरा चीज अपने को क्या देखना है कि सैलिनिटी के लिए जो सॉल्ट है, ये कौन सा सॉल्ट हम लोग नापते हैं, या फिर जो भी सॉल्ट पाया जाता है धरती में, सबसे अधिक कौन सा सॉल्ट होता है। समझ गए कहने का मतलब, कि जैसे सॉल्ट तो कई तरह के हो गए ना, अगर आप NaCl भी ले सकते हैं, आप MgCl2 भी ले सकते हैं, आप MgSO4 भी ले सकते हैं, तो सबसे अधिक सॉल्ट कौन सा रहता है हमारी धरती पे, तो याद रखना फर्स्ट नंबर पर आएगा NaCl, दूसरे नंबर पर आएगा MgCl2, तीसरे नंबर पर आएगा MgSO4। बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ में पूछा गया है, याद रखना। सबसे अधिक सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, एक्सलेंट। अब और क्या देखना है हम लोगों को कि ये सॉल्ट के पीछे का ना रीजन क्या है, कि अगर कहीं भी मतलब कोई भी अगर जगह है, कोई लोकेशन है, उसका जो सैलिनिटी है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहला तो आप देखिए कि मान लो वहां पर तेजी से बारिश पड़ा, जो बारिश आया वो तो फ्रेश वाटर है, तो वहां उस जगह का सैलिनिटी कम हो जाएगा, उस जगह का सैलिनिटी कम हो जाएगा भाई। तो इसीलिए देखिए, तो पहला आपका क्या है, एवापोरेशन, जिसको बोलते हैं वाष्पीकरण, ऊपर उठ जाना, और फिर बारिश आना यानी कि प्रेसिपिटेशन। दूसरा कारण क्या हो सकता है, विंड। विंड क्यों हो सकता है, क्योंकि मान लो इधर से कहीं से विंड आ रहा है, जैसी विंड आएगा तो सरफेस का पानी को उधर लेके चल जाएगा, नीचे से पानी उठ करके ऊपर आ जाएगा, नीचे वाला पानी जो होता है वो ज्यादा सलाइन रहता है, तो उस पर डिपेंड करता है। तीसरा, ओशियन करंट पे डिपेंड करता है, सेम। अगर मान लो गर्म ओशियन करंट इधर जा रहा है, तो इधर से उठ करके कोल्ड ऊपर आएगा ना, और कोल्ड जो है उसमें सॉल्ट अधिक होगा, तो इसीलिए ओशियन करंट पे डिपेंड करेगा। फिर आप देखिए तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, डेंसिटी पर डिपेंड करेगा। अब एक बात समझना, हम क्या कह रहे हैं कि तुम नॉर्मल समझ लो कि एक डब्बा है, इसके अंदर तुम पानी भरे थे, ठीक है, और फिर इसके अंदर तुम क्या किए, सॉल्ट या फिर शुगर कुछ भी डाल दिए। हम लोग यहाँ पे सैलिनिटी देख रहे हैं तो सॉल्ट मानो, तो तुम थोड़ी देर बाद देखोगे तो अगर तुम ऊपर वाले पार्ट में देखोगे तो नीचे तुमको दिखेगा ना कि हल्का चीनी जम गया है। चीनी जम गया, इसका मतलब क्या हुआ कि नीचे की डेंसिटी अधिक है, कि अगर हम सेम 1 लीटर यहाँ का निकालेंगे, 1 लीटर यहाँ का निकालेंगे, तो नीचे वाला जो 1 लीटर है, ये जो 1 लीटर है, आपको दिखेगा इस 1 लीटर में मान लो अगर 50 ग्राम आपको नमक दिख रहा है, तो ऊपर वाला जो 1 लीटर है, इसमें आपको 35 ग्राम ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसका नीचे बैठने का प्रवृत्ति है। तो याद रखना कि जब भी हम समुद्र में नीचे जाते हैं, सैलिनिटी जो है वो बढ़ जाता है। जब भी हम समुद्र में नीचे जाते हैं, सैलिनिटी बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़िया। अब किसका देखना है हम लोगों को, अब हम लोग देखेंगे आपका इंडियन ओशियन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या क्या था यहाँ पे, हाँ ठीक है, ये समझ गए हम लोग। अब देखो एवरेज सैलिनिटी, अगर इंडियन ओशियन का आप देखेंगे ना, तो एवरेज सैलिनिटी 35 के लगभग होता है। और वही अगर आपको बोला जाए कि बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के बीच में तुलना कीजिए, तो एक बात समझना, इधर आपका गंगा का पानी आएगा, ब्रह्मपुत्रा का पानी आएगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सबका पानी आ रहा है। ये सब पानी क्या है, फ्रेश वाटर है ना। तो आप देखेंगे कि जो बे ऑफ बंगाल है, इसकी जो सैलिनिटी है ना, वो कम होती है, और अरेबियन सी जो है, इसकी सैलिनिटी जो है वो अधिक होती है। ठीक है, और एक और कारण है इसके पीछे का, एक तो आप देख लिए पानी का, दूसरा आप टेम्परेचर का देखिए। इस वाले जगह पे आप देखेंगे ना, तो बहुत सारा आइलैंड टाइप का है। अब ये आइलैंड है, तो आइलैंड जल्दी गर्म होता है। अब ये जल्दी गर्म होगा तो यहाँ का पानी जल्दी गर्म होगा, यहाँ का पानी जल्दी गर्म होगा तो ऊपर जल्दी जाएगा, ऊपर जल्दी जाएगा तो फिर बारिश बहुत जल्दी होगा। तो आप इधर देखेंगे कि प्रेसिपिटेशन जो है वो ज्यादा होता है। इधर आप देखेंगे तो इस वाले एरिया में तो प्रेसिपिटेशन ज्यादा होता है, और वही इस वाले एरिया में देखेंगे तो प्रेसिपिटेशन कम होता है। इसीलिए याद रखना कि जब भी हम बे ऑफ बंगाल की बात करें, तो बे ऑफ बंगाल का जो सैलिनिटी है वो लेस होता है अरेबियन से, अरेबियन का अधिक होगा। कारण क्या है पता है हमको। ठीक है, क्या क्या उड़ गया।
ठीक है, ठीक है। रेड सी भी देख लिए, रेड सी का 41 के लगभग होता है। बे ऑफ बंगाल का भी देख लिए हम लोग कि बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल का अरेबियन सी का अधिक होगा बे ऑफ बंगाल से। फैक्टर्स क्या क्या हैं समझ लिए। सबसे अधिक, हाँ ये एक चीज देखो, उससे पहले ना ये हम लोग देख लिए हेलोक्लाइन क्या होता है कि जैसे नीचे जाएंगे तो आपका सैलिनिटी बढ़ेगा। उसको जो नापना है ना, लवणता का जो विभाजक स्तर है उसको हम लोग हेलोक्लाइन बोलते हैं। कौन सा सॉल्ट पता है हम लोग को। अब रैंकिंग का कुछ कर लेंगे, रैंकिंग करने से पहले हम लोग आओ यहाँ पर एक बार देखते हैं। अब आपको क्या है ना कि अगर मान लो ये आपका इक्वेटर हुआ, तो ये जो है आपका, सॉरी वो अर्थ हुआ, तो ये आपका जब इक्वेटर पे आप देखेंगे ना, तो इक्वेटर पे क्या है कि गर्म हुआ, जैसी गर्म होगा तो ऊपर भाप बनेगा, भाप बन के ऊपर गया तो क्लाउड आ जाएगा, क्लाउड हुआ तो फिर बारिश आ जाएगा। अब क्योंकि इस वाले एरिया में हर दिन रोज बारिश होता है, अब रोज बारिश होगा ना तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इसका सैलिनिटी जो है वो कम रहता है। जबकि आप ऊपर देखिएगा, जो मान लो 20 डिग्री नॉर्थ वाला पार्ट हो गया, जहां पर हम लोग क्या पढ़े थे कि एचपी आता है। अब हाई प्रेशर जोन होगा, आप देखिए ये सब पुराने लेक्चर से रिलेट कीजिए। अगर हाई प्रेशर होगा तो इसका मतलब क्लाउड नहीं बनेगा, क्लाउड नहीं बनेगा तो इसका मतलब बारिश नहीं होगा। अगर बारिश नहीं होगा तो यहाँ पर सैलिनिटी बढ़ जाएगा। तो अगर आपको सवाल में आता है कि द सैलिनिटी इज हाइयर एट 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ देन इक्वेटर, तो ये मत सोचना कि नहीं ऊपर तो एवापोरेट होके उड़ गया पानी तो बच गया नमक, नहीं भाई, वो तुरंत बारिश होगा, डेली बारिश होता है। ठीक है, तो फिर वापस एक बार लिख रहे हैं, देखो सैलिनिटी ऑफ 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ इज ग्रेटर देन इक्वेटर, पहला चीज। ठीक है, दूसरा चीज आता है आपका एक सरगासो सी का कॉन्सेप्ट। जब आप वर्ल्ड मैप देखेंगे ना, ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है, वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे ना तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सरगासो सी। सरगासो सी का सबसे अधिक सैलिनिटी होता है, सबसे अधिक सैलिनिटी होता है, पर ये कंपेयर करिए ओशियन से जब आप करेंगे ना, तो इस वाले एरिया में सबसे अधिक सैलिनिटी यहाँ होता है। तो अगर सवाल आता है कि सारे ओशियंस जो आप देख रहे हैं, इन सभी ओशियंस में सबसे अधिक सैलिनिटी किसका है, तो याद रखना क्या है उसका नाम भाई, एटलांटिक। तो एटलांटिक सी का सबसे अधिक सैलिनिटी होगा। ऑप्शन में एटलांटिक के साथ नॉर्थ और साउथ दोनों दे दिया है, तो याद करना नॉर्थ एटलांटिक। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको सारगासो एक सी दिख रहा है। और ना एक और सवाल आता है कि ऐसा कौन सा सी है जो कि ओशियन करंट से बाउंडेड है। आप यहां पर देखेंगे तो इसको हम बे ऑफ बंगाल बोलते हैं ना, या फिर इसको अरेबियन सी बोलते हैं ना। अरेबियन सी का बाउंड्री क्या है, ये लैंड मास है। पर जो सरगासो सी है ना, इसका बाउंड्री एक ओशियन करंट है। तो पूछता है कि अगर कोई ऐसा सी का नाम बताओ जिसका बाउंड्री ओशियन करंट है, तो याद रखना कि ये सरगासो सी है। कहां पाया जाता है, नॉर्थ एटलांटिक में पाया जाता है। ठीक है, गुड। अब आ जाओ थोड़ा मैपिंग देख लें। कुछ कुछ मैप आपको यहाँ पर ध्यान देना है। एक हो गया डॉन जुआन पॉन्ड, ये अंटार्कटिका है। इसको हम लोग बोलते हैं हाइपर सलाइन लेक। हाइपर सलाइन लेक का मतलब क्या हो गया कि भयंकर सैलिनिटी, लगभग 440 सैलिनिटी। मतलब यहाँ पर तुम तैरने जाओगे ना, यहाँ पर मान लो जो पानी है, तुम यहाँ पर डुबकी लगाओगे ना, तो कभी नहीं डूबोगे, मतलब हमेशा तैरते रहोगे। क्यों? क्योंकि सैलिनिटी ज्यादा है, सैलिनिटी ज्यादा, डेंसिटी ज्यादा, डेंसिटी ज्यादा, तो बॉयंसी, क्या बोलते हैं जो नीचे से पानी उसको ऊपर भेजता है, हिंदी में बायोन्सी फोर्स बोलते हैं, इंग्लिश में उसको, वो अधिक होता है, इसलिए आदमी कभी डूबता ही नहीं है। सेम डेड सी में कोई डूबता ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो डॉन जुआन पॉन्ड है, ये कहाँ का है, एंटार्क्टिका का है। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा, वन ये रैंकिंग है 1 2 3 4, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये लेक वैन कहाँ पर है, ये लेक वन आपका टर्की में पड़ता है। क्या है इस लेक वन के बारे में आपको क्या याद रखना है, लेक वन के बारे में आप याद रख लीजिए कि अ, टर्की का है और बहुत सलाइन है। ये जो लेक असल है ना, ये लेक कहाँ पर मिलता है आपको, जिबाउती में मिलता है। अब याद करो वर्ल्ड मैपिंग, वर्ल्ड मैपिंग में क्या कहा गया था कि जब हम लोग ये पढ़ते थे हॉर्न ऑफ अफ्रीका, याद है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में हम लोग SEED करते थे। एक सेकंड साफ करने दो जरा सा, हाँ। जब हम लोग हॉर्न ऑफ अफ्रीका पढ़ते थे तो हम लोग उसमें SEED करते थे। एस से लिखते थे सूडान और फिर काट देते थे, और फिर बगल में लिखते थे सोमालिया, और बाकी चीज आपको एरिथ्रिया, इथियोपिया ये सब पता है। तो ये जो डी है यही जिबौती था, जो कि लेक असल है यहीं पे। फिर आपको क्या करना है, लेक वन टर्की में। डेड सी, डेड सी कहाँ मिलता है, याद करो, इसराइल वाला इलाका। इसके बारे में बहुत फेमस है कि यहाँ पर भी ना आदमी डूबता नहीं। इसका ना एक बार मैपिंग अगर देखोगे ना तो इस टाइप का होता है।
यहाँ पर आता है जॉर्डन, ये याद कर लो, अभी याद कर लो इसको। यहाँ पर आया जॉर्डन, ये हो गया मान लो आपका पैलेस्टीन, और ये आपको इजराइल है यहाँ पर, ये है, और काला यहाँ ये है डेड सी जो है ना, इस टाइप का है। तो JIP से याद कर लो इसको, ठीक है, जिप। टॉप 3 याद रहेगा। अब उसके बाद एक चीज याद रखना कि कैस्पियन सी जो है ना, कैस्पियन सी के बारे में बस इतना याद रखो कि कैस्पियन सी का जो नॉर्थ वाला भाग है उसका सैलिनिटी कम होता है, बस इतना याद कर लो, उसका सैलिनिटी कम होता है, और जो साउथ है वो एकदम हाइपर सलाइन है। अगर आपको फिर याद होगा तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैस्पियन सी कहने को सी है क्योंकि इसका साइज बड़ा है, पर ये ज्योग्राफिकल डेफिनेशन के हिसाब से एक लेक है, ठीक है, ये मत भूलना। और अगर पूछे सबसे बड़ा लेक कौन है, और अगर पूछता है सबसे बड़ा लेक कौन है, तो अपने को कैस्पियन सी मारना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा पूछा है, कोई सॉल्टी या फिर फ्रेश वाटर तो नहीं पूछा है ना, तो उस हिसाब से ध्यान देना, ठीक है। तो कैस्पियन सी का समझ गए, नॉर्थ वाला जो पार्ट है उसमें सैलिनिटी कम होता है, जो साउथ वाला पार्ट होता है उसमें उसकी सैलिनिटी बहुत अधिक पाई जाती है, ठीक है, बढ़िया। इसमें ना एक और अगर देखोगे तो कैस्पियन सी का जो नॉर्थ वाला जो साउथ वाला पार्ट है ना, उसको एक बे है, उस बे को बोलते हैं काराबुगा बे, काराबुगा बे, ये भी याद कर लो तो बढ़िया, क्लियर, एक्सलेंट है ना। अब क्या करते हैं, मैपिंग हो गया। अच्छा, अब एक ये चीज देख लो, ये बहुत बार पूछता है, मतलब लिटरली बहुत बार पूछता है कि रेड सी का, पर्शियन गल्फ का, मेडिटेरेनियन का, कि इनमें से कौन ज्यादा सलाइन है, या फिर ऑर्डर भी अगर पूछ दे तो, ऑर्डर नहीं पूछा है अब तक, पर याद रखना RPM, रोटेशंस पर मिनट। कैसे हम लोग काउंट करते हैं कितना आरपीएम पे मशीन घूम रहा है, पंखा कितना आरपीएम का है, आरपीएम काउंटिंग, इससे याद कर लो। आरबीएम काउंटिंग से क्या रहेगा, आर से हो गया रेड, फिर पी से आ जाएगा आपका पर्शियन गल्फ, एम से आ जाएगा भूमध्य सागर, सी से आ जाएगा आपका कैरिबियन, ठीक है, याद रखना, खत्म। हो गया। इसका कुछ कुछ सवाल है वो देख लो जरा भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स वाटर सैलिनिटी ग्रेडियंट। सैलिनिटी ग्रेडियंट हम लोग पढ़े थे, दो चीज पढ़े थे हम लोग, एक पढ़े थे थर्मोक्लाइन, फिर यहाँ पर एक पढ़े थे हम लोग हेलोक्लाइन। तो न ये सैलिनिटी का है ना, तो ये हेलोक्लाइन होगा, बहुत बढ़िया। फिर आ गया मेन सोर्स ऑफ सैलिनिटी इन द सी, बहुत बढ़िया, ध्यान देना। क्या बोल रहा है कि सी में सॉल्ट है, बढ़िया, अच्छा समझ में आया, पर सॉल्ट आया कैसे, क्योंकि वो बार बार जब आप देखेंगे ना कोई पानी आता है वहां पर, तो पानी अपने साथ क्या करता है, रॉक को, मतलब रॉक्स को वेदरिंग करके ना, उसको घर्षण करके उसके अंदर का जो मिनरल है वो लेके जाता है, वही मिनरल धीरे धीरे सॉल्ट बन जाता है, ठीक है, बढ़िया, याद रखना। कहाँ से आता है, तो लैंड से आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट, कौन सा लवण समुद्री जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान देता है। अब समझो, यहाँ पर NaCl ऑप्शन में दे दिया तो आसान है, आप ये मार दिए। उसके बाद क्या रखना है आपको, MgCl2 है दूसरा, उसके बाद कौन है, MgSO4, एकदम जरूरी है याद रखना इसको, ठीक है। हाइएस्ट सैलिनिटी इज फाउंड इन, अब देखो क्या है, डेड सी, रेड सी, ग्रेट सॉल्ट लेक ऑफ यूएसए। एक सवाल ये भी आया हुआ है कि ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ था, तो वो भी याद रखना कि यूएसए में। और फिर अब यहां पर एक बार देखोगे तो तीन हम लोग देखे थे, असल, जिबौती, वान, टर्की, फिर डेड सी, क्लियर है, सवाल बन जाएगा। और इससे ये भी याद रखना कि जो रेड सी है तो आरपीएम काउंटिंग, रेड, पर्शियन गल्फ, मेडिटेरेनियन, फिर कैरिबियन, क्लियर है, बढ़िया। अब आ जाते हैं ओशियन करंट के ऊपर। ओशियन करंट के ऊपर स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को देखना होगा कि ओशियन करंट कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में भी पूछा गया है और आगे भी आने का चांस है कि रोटेशन क्या है, हम लोगों को पता है ना कि अगर मान लो जैसे ये मंदिर है, ठीक है, मंदिर में जब हम लोग परिक्रमा करते हैं ना इसका, तो उसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं। और एक ही जगह पे खड़े होकर घूमने लगोगे शक्तिमान टाइप का, तो उसको हम लोग रोटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये अर्थ है, अर्थ क्योंकि रोटेट करता है, जब अर्थ रोटेट करता है तो एक फोर्स आता है जिसको हम कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। ये कोरियोलिस फोर्स बहुत बड़ा फैक्टर है ओशियन करंट पे। तो याद रखना कि ओशियन करंट किस पे डिपेंड करता है, रोटेशन पर डिपेंड करता है, रिवॉल्यूशन पर डिपेंड नहीं करता है। पीवाईक्यू है, दोबारा कह रहे हैं, विंड्स पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। एक और फैक्ट है कि नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट एक्ट्स एज अ लाइफलाइन फॉर नॉर्वे। अभी बस सुन लो, जब आगे मैपिंग करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। और है विच सी हैज द बाउंड्री ऑफ करेंट्स, ऊपर ही हम लोग बात किए
सरगासो सी फेमस क्यों है? क्योंकि वहां का पानी स्थिर रहता है। स्थिर क्यों रहता है? क्योंकि वहां का पानी भारी है। भारी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी अधिक है। डेंसिटी का अधिक का मतलब क्या होता है? उसमें सॉल्ट अधिक है। अच्छा, इसका मतलब सलाइन है, बिल्कुल है। ठीक है, अब आगे आ जाओ। अब बस एक चीज बचा, कुछ सवाल करना था क्या इधर? हाँ, ये सब कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो अब इसकी मैपिंग कर लेते हैं एक बार ना। हम एक ब्लैंक मैप पहले ले आते हैं। एक सेकंड जरा वेट कीजिएगा। ठीक है, तो बस इसको फॉलो करते जाना। ठीक है, एक बार शांति से सुनते जाना कि किस तरीके से, किस फ्लो से मैपिंग कर रहे हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेगमेंट एग्जाम में। मतलब ऑलमोस्ट हर 4 एग्जाम में 4 बार तुम पेपर देखोगे तो 2 बार आता है। 50% मतलब आएगा ही ये। ठीक है, तो हम लोग को ये पता है कि यहाँ पर आपका बीच में इक्वेटर है ना? ये पता है हम लोगों को। हमको ये पता है कि इस वाले सेगमेंट में हम लोग देख रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते थे हॉर्स लैटिट्यूड, इसको हम लोग बोलते थे डोल्ड्रम्स। फिर आप इस वाले पार्ट में देखेंगे तो विंड कैसे चलता है, इस तरीके से चलता है, ट्रेड विंड्स। फिर इधर आप देखेंगे तो क्या चलता है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ईस्ट वेस्ट, वेस्ट से आ रहा है तो इसको बोलेंगे वेस्टर्लीज। और फिर इधर इस टाइप का चल रहा होगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ईस्टर्लीज। सेम ऊपर भी आपका इसी टाइप का चलेगा। तो ये जो विंड है ना, इसी के हिसाब से आप देखिए तो आपको ओशियन करंट का डायरेक्शन दिखेगा मोटा मोटा। दूसरा बात क्या है कि ये विंड का डायरेक्शन ऐसा क्यों है, इस तरीके से घूम रहा है? क्यों घूम रहा है इस तरीके से? क्योंकि कोरियोलिस फोर्स है। तो अब यहां पर अपने को यह भी याद रखना है कि कोरियोलिस फोर्स के चलते विंड चेंज हुआ, विंड डायरेक्शन। इसी विंड डायरेक्शन के चलते ओशियन करंट चेंज होगा। तो याद रखना, ओशियन करंट का कारण क्या है? कोरियोलिस फोर्स भी है। और ये कोरियोलिस फोर्स होता क्यों है? रिवॉल्यूशन के चलते। बिल्कुल गलत, रोटेशन के चलते। बिल्कुल सही। ऊपर बात की है हम लोग इस बारे में, है ना? ठीक है, तो अब एक बार सबको मिटा दो ताकि काम का चीज हम लोग स्टार्ट कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, एक इक्वेटर का एक लाइन खींच दो यहाँ पर। मोटा मोटा इक्वेटर ऐसा है। ठीक है, तो अब इस तरफ आप इक्वेटर की तरफ आप देखेंगे ना, विंड ऐसा आपको आता था। एक्सक्यूज मी, विंड इस तरीके से आता था। तो अब इसी तरीके से आप देखिए तो आपका ओशन करंट भी आएगा। तो ओशन करंट अब ऐसे आया। अब एक बात समझना, जब ओशन करंट यहां से ऐसे आएगा तो पानी यहां ज्यादा भर नहीं जाएगा, भरेगा तो वापस नहीं जाएगा। तो याद रखना कि बीच में जब दो ओशन करंट ऐसे आता है ना, तो बीच में काउंटर करंट भी आता है। तो अगर मान लो इसको हम बोल रहे हैं नॉर्थ, इस वाले पार्ट को यहां समझा रहे हैं, इसको अगर हम कह रहे हैं नॉर्थ इक्विटोरियल करंट, और यहां पर हम कह रहे हैं साउथ इक्विटोरियल करंट, तो इन दोनों के बीच में आपको एक काउंटर इक्विटोरियल करंट भी दिखेगा। काउंटर इक्विटोरियल करंट भी दिखेगा। सोचने वाली बात है, पानी जाएगा कहाँ जब सब इधर ही चला जाएगा? तो ठीक है, तो एक वापस लौटेगा, इसको बोलते हैं काउंटर इक्विटोरियल करंट। पर ये काउंटर इक्विटोरियल करंट ना बहुत थोड़ा इनसिग्निफिकेंट रहता है, तो हम लोग इसलिए उसको जनरली भूल जाते हैं। ठीक है, तो अब जैसे मान लो इधर से आया गर्म, अब यहाँ पर आया, आ करके ऐसे से ऊपर उठेगा। अब जब आप देखेंगे तो जापान में एक इलाका है, उस इलाका का नाम है कुरोशियो। तो उसी इलाके के नाम पर कुरोशियो, ये जो करंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कुरोशियो करंट। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ गर्म वाले को देख रहे हैं, यहां से फॉलो कर रहे हैं, जैसे आ रहा है वैसे आ रहा है। इधर आया, ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का ये कौन सा पार्ट है? ईस्ट, ये है वेस्ट। तो हम पहले गर्म से मैपिंग स्टार्ट किए, ईस्ट आया तो हम उतना कुछ सोचे नहीं, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट उसको बोल दिए। अब ये जो वार्म करंट था ना, वो इस तरफ भी आएगा। पर अब इस तरफ आता है ना, तो ये क्या है? ईस्ट करंट। गर्म है तो मतलब गर्म आया इधर, तो इधर बारिश होगा। क्योंकि जहां जैसे ही गर्म हुआ तो क्या होगा? वेपराइज होगा, एवोपरेट होगा, ऊपर जाके बादल बनेगा, बादल बनेगा तो बारिश होगा। तो अब इधर बारिश हुआ, तो इसके हिसाब से देखोगे तो इधर क्या है? लीवार्ड साइड है ना। जनरली क्या कहते हैं कि मान लो ये एक लैंडमास है, इधर से हवा आ रहा है, तो इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? विंडवार्ड साइड। जो पीछे वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीवार्ड साइड। तो इसी गर्म के हिसाब से आप देखेंगे तो जो गर्म इधर आया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीव इन करंट। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर ऊपर से इधर आइए, इधर से आएंगे ना तो यहां पर आपको साउथ अफ्रीका में एक जगह है जिसको बोलते हैं केप अगुलहास। इसी केप अगुलहास के नाम पर इस करंट को बोलते हैं एगुलहास करंट। बढ़िया। फिर आ जाइएगा तो इधर है आपका ब्राजील। इधर से जो करंट जाएगा ब्राजील के नाम पर इसको बोला जाता है ब्राजीलियन करंट। बढ़िया। अब एक बात समझो, ये जो आप देखे ना कुरोशियो इधर से ऊपर गया,
पर एक्चुअल में देखेंगे तो जस्ट इसके बगल में तो ये है ना, इसके जस्ट बगल में तो यहाँ पर मैप के चलते ना आपको इतना दूर दिख रहा है, पर जस्ट इसके बगल में आप देखिए तो इस तरीके से अमेरिका स्टार्ट है। तो यही कुरोशियो करंट जो है वो इधर से इस तरफ आएगा, मतलब इस तरफ आपको आता हुआ दिखेगा, जो नहीं देख रहे हैं, से बढ़ के गया इधर आया, और इधर आने के बाद ये अलास्का वाले रीजन में आएगा, तो इसी को कहते हैं अलास्का करंट। समझना, अगर पूछता है अलास्का करंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ कुरोशियो करंट, बिल्कुल सही। ठीक है, अब ये इधर से ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये वाला जो इलाका है, इस वाले यहाँ पर जो है ना, इसको ये क्या है, गल्फ ऑफ मेक्सिको, पता है अपने को, तो इसीलिए इस वाले पार्ट को ऐसे देखोगे तो इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, फिर और हल्का तेज होगा, नॉर्दर्न एटलांटिक की तरफ बढ़ना स्टार्ट होगा, तो इसलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे अब, नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट, ये वाले पार्ट को। फिर ये नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट जो बढ़ करके नॉर्वे की तरफ चला गया, ये देख रहे हैं आप, NSF, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इन दोनों के बीच में गल्फ ऑफ बोथनिया, बहुत फेमस चीज है, बार बार पूछता है। इसके बगल में आप देखिएगा तो बाल्टिक नेशन आपको यहाँ पर मिलेगा, ई लाली, ए ललिया, याद किए थे हम लोग, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ठीक है, तो ये वाला जो इलाका गया, ये जो ऊपर गया ना, अब नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट का नाम बदल के ऊपर नॉर्वे है, तो इसको बोल देंगे नॉर्वीजियन करंट। और ये नॉर्वीजियन करंट इतना इंपॉर्टेंट है कि नॉर्वे का जो कोर्ट्स है ना, जो पोर्ट है ना, पोर्ट, वो बर्फ से जम जाता है तो जहाज आ नहीं पाता है, पर ये नॉर्वे करंट उसको पिघलाते रहता है, इसीलिए कहते हैं कि नॉर्वेजियन करंट या फिर नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट जो है, उससे सबसे अधिक अगर किसी को फायदा हुआ है तो वो नॉर्वे को हुआ है। ठीक है, वार्म करंट आपका लगभग लगभग अब खत्म हो गया, इससे ज्यादा वार्म करंट नहीं है। और आप देखिए तो एक फ्लो है कि इधर से हम स्टार्ट किए मैपिंग करना, तो पहले ईस्ट आया, अब पहले ईस्ट आया तो उसके ऑपोजिट वाला तो लीवार्ड करंट साइड हो गया ना, तो लीवार्ड करंट उसको बोल दिए। इधर केप एगुलहास था तो एगुलहास करंट हो गया, इधर ब्राजील है तो ब्राजीलियन करंट हो गया। अब कमेंट कीजिए आप कि ब्राजील, यहां पर आप देखते हैं तो एक पर्वत पाया जाता है, इस पर्वत का नाम क्या है, एंडिस। अब बताओ कि ये एंडिस पर्वत ब्राजील से पार होता है कि नहीं। ठीक है, तो हो गया यहाँ पर ब्राजीलियन करंट हम लोग देख लिए। फिर इधर गया तो गल्फ स्ट्रीम बन गया, एक सेकंड, इधर गया तो गल्फ स्ट्रीम बन गया, ये गल्फ स्ट्रीम ऊपर बढ़ा तो नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट बन गया, इधर गया तो नॉर्वेजियन करंट बन गया। अब कोल्ड करते हैं इसी के साथ। अब ये जो नॉर्वेजियन करंट बना ना, तो ये वहां के पानी को जो पानी को ढकला वो पानी वापस आएगा, वो वापस पानी इस तरीके से आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीनलैंड करंट। अब ऑब्वियसली ठंडा पानी इधर से आ रहा है ना, तो उसको बोलते हैं ग्रीनलैंड करंट, तो ये कोल्ड करंट है। फिर ये करंट है इधर से भी होकर के आएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेब्राडोर करंट। अगेन ठंडा है, समझ में आ रहा है हमको, बढ़िया। फिर इधर से एक आएगा करंट, जिसको ये तो छोटा वाला है इधर ही, मतलब जो अलास्का था वो तो इस वाले पार्ट का के लिए था बस ना। इधर जो करंट आपको दिख रहा है ना, इस करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिफोर्निया करंट। ठीक है, फिर अब इधर आप देखिए तो ये वेस्टर्लीज, ईस्ट वेस्ट, वेस्ट से हवा चलती थी, उस वेस्टर्ली के चलते आपको इधर से विंड आते हुए दिखेगा, तो एक आपको दिखेगा ऐसे ऊपर चल जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिएगा तो आपको पेरू मिलता है, तो इसीलिए उसको कहते हैं पेरूवियन करंट। और एक आदमी है जिनको बोलते हैं फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी के फादर बोलते हैं, उनका नाम है हम्बोल्ट। उनके नाम पर इस पेरूवियन करंट जो है, इसका एक और नाम है, उसको क्या बोलते हैं, हम्बोल्ट करंट। ठीक है, फिर यहां पर आप देखिए तो एक आइलैंड है, इस आइलैंड को बोलते हैं फॉकलैंड आइलैंड, इसी के नाम पर इधर घूमा तो इसको बोल दिया फॉकलैंड करंट। ठीक है, अब आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़िएगा तो ऑस्ट्रेलिया के पास आपको ये आते दिखेगा, ये ईस्ट, अब तक आप जो देख रहे थे ईस्ट ऑस्ट्रेलियन था, तो ये इसको बोलेंगे वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। अब इस तरफ आप देखेंगे जो पोलर ईस्टर्ली है ना, उसके चलते भी थोड़ा बहुत इधर भी चलता है, मतलब ओशियन करंट, पर उसका कोई नाम नहीं है क्योंकि वो पूरा ओशियन मास है, तो जरूरत नहीं पड़ा। और इधर एक ऊपर से आता है कोल्ड करंट, उसको बोलते हैं ओयाशियो। अगेन पोलर ईस्टर्ली का ये है, ठीक है, ऊपर से आया ओयाशियो, इसको बोलेंगे, काम खत्म, इससे ज्यादा कोई करंट नहीं है ना, ये इतना मुश्किल है। दो तीन चीज अगर और एक्स्ट्रा आपको बताए ना, तो देखो ये जो लेब्राडोर करंट है, कहाँ गया, एक सेकंड, ये जो लेब्राडोर, इसका रंग बदलने दो भाई, हाँ पीला, ये जो लेब्राडोर करंट है और ये जो नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट है ना, नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट थोड़ा आगे आ गया, इसको इस तरह से लेके चलो यहाँ तक, ऐसे है,
गल्फ स्ट्रीम। तो ये जो पार्ट हुआ ना आपका लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर, ये दोनों जहां पर मिलता है ना, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट पे आप देखेंगे ना तो मछली मत्स्य पालन बहुत बढ़िया होता है। फिशिंग के लिए कहते हैं कि ये एक बहुत सूटेबल ग्राउंड है। और इस जगह को क्या बोलते हैं हम लोग? इस जगह को बोलते हैं ग्रैंड बैंक ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ग्रैंड बैंक ऑफ नॉर्थ अमेरिका, या फिर इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं न्यू फाउंडलैंड। ठीक है, मछली के अब एक और जगह देखो, कुरोशियो ओयाशियो, यहां पर भी आप देखिए तो वार्म करंट और कोल्ड करंट मिल रहा है, मतलब मछली को मजा आता है। तो ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर फिशिंग। ठीक है, ऐसा है ना, देखो जहां पर भी आप हॉट और कोल्ड मिलता है ना, उस जगह पर आप देखेंगे तो फाइटोप्लैंक्टन ग्रो होता है, फाइटोप्लैंक्टन ग्रो होता है। और ये फाइटोप्लैंक्टन जो है उसको ये खाता है, मछली खाता है, और वहां पर मछली ज्यादा होगा। याद रहेगा। अब कुछ कुछ इसका सवाल करके कर लेते हैं, ताकि मतलब सवाल से ही थोड़ा बढ़िया से और ढंग से एक बार रिवाइज भी कर पाएंगे हम लोग, है ना। बढ़िया, आ जाओ भाई। क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोल्ड ओशियन करंट। अब देखिए, यहां पर हम लोग आए थे तो गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, इधर कैनरीज, यहां पर देखो कैनरीज लगता है नहीं बना है ना, हाँ, तो यहां पर आपका एक कोल्ड आता है कैनरी करंट। ठीक है, अब सवाल में क्या पूछा है? इनमें से कौन सा कोल्ड करंट नहीं है? भाई हमको ये पता है कि ऊपर से आता था ओयाशियो जापान में, जो कि कोल्ड था, बिल्कुल। अगुलहास के बारे में था कि हम केप अगुलहास पढ़े थे, और अफ्रीका के इधर से आता था, और वो एक वार्म करंट था। तो बस टिक मार देना, कुछ है नहीं भाई। द ओशियन करंट हम बस ले आए ताकि एक बार आप रिवाइज कर लो पढ़ने के साथ ही। द ओशियन करंट डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग थ्री। एक आप देखिए बेंगुएला करंट। बेंगुएला करंट का हम लोग कहां देखते थे? अफ्रीका वाला ही है ना, जब इधर अफ्रीका के इधर घूमते थे, तो तभी तो था ये बेंगुएला करंट। दूसरा क्या था? ब्राजीलियन करंट। ब्राजीलियन करंट का वार्म था। फिर आ जाओ साउथ इक्वेटोरियल करंट। साउथ इक्वेटोरियल अगेन वार्म है। पेरुवियन पे आ जाओ, पेरुवियन क्या है? कोल्ड है। समझ में आ गया? फिर इस पे आ जाओ जरा, कौन कौन सा फैक्टर डिपेंड करता है, मतलब इफेक्ट करता है ओशियन करंट को। अगेन हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं कि जहां से आप देख रहे हैं ना कि रोटेशन और रिवॉल्यूशन, पूरा डिफरेंस एक काट दो। रिवॉल्यूशन क्या हुआ? गलत। रोटेशन बिल्कुल। इधर क्या है? ओशियन करंट आर दी स्लो सरफेस मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन दी ओशन, बिल्कुल सही। ओशियन करंट असिस्ट, आप हिंदी वाला भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। महासागरीय धारा जो है ताप संतुलन को बनाए रहने में सहायक होता है, बिल्कुल सही, घुमाते रहता है। प्रचलित पवनों, विंड के द्वारा संचलित होता है, बिल्कुल होता है। महासागर की संरचना से, अरे बिल्कुल भाई, जहां जहां कॉन्टिनेंट है उसी हिसाब से तो घूम रहा है। फॉकलैंड करंट देख रहे हो ना, अगुलहास करंट देख रहे हो, सब तो लैंड मास पे ही है, तो मतलब चारों सही है। ठीक है, कुछ इसमें है नहीं। तो यहां पर ये आप एक एनसीईआरटी वाला डायग्राम भी देख सकते हैं। वार्म वाला आया, अगुलहास बहुत बार पूछा हुआ है। इधर से आप देखिएगा तो आपको एक बेंगुएला मिलेगा कोल्ड। यहां पर बना दीजिए इसको, बेंगुएला कोल्ड। ठीक है, इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। एक दो कुछ और सवाल था क्या? हाँ, नहीं, ठीक है, कंप्लीट हो गया। जैसा लगता है कमेंट में बताइएगा। अगला लेक्चर हम लोग इंडियन क्लाइमेट के ऊपर लेकर के आएंगे। इंडियन क्लाइमेट को एक लेक्चर में निपटा देंगे, थोड़ा बड़ा होगा वो। फिर उसके बाद इंडियन मैपिंग करके खत्म कर देंगे। वर्ल्ड मैपिंग सीरीज स्टार्ट हो गया है, अफ्रीका डाला जा चुका है, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। 7 से 8 मार्क्स आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।